Hello students, how are you all? I hope आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी और उन्हीं टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे आज अपन कुछ और फर्दर टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं और इन टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि कैसे अकाउंट्स के जो बेसिक कंसेप्ट है इनको आप फोकस कर सकते हैं। अपन ने कल बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में कंसिडर किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अपन ने कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था, कैपिटल क्या होती है। ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया था, लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। कल यहाँ तक कि अपन ने जो टर्म्स हैं इनको डिस्कस किया था। अब आज जो अपन टर्म्स जो दोबारा से कंसिडर कर रहे हैं वो है असेट। अब असेट्स क्या होती है ये अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये अपन देख चुके हैं, यानी जिस पे आप अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, है ना। जिस पर्टिकुलर पार्ट पे या जिस पर्टिकुलर थिंग पे यू कैन क्लेम योर ओन राइट्स विच इज इन योर पोजीशन ओनली। तो ऐसी कोई चीज जिसका पोजीशन आपके पास में हो या पोजीशन अगर नहीं भी हो बट उसका राइट आपके पास में हो तो वो आपकी असेट होती है। अब अगर इसको मैं बुकिश लैंग्वेज के बेसिस से बात करूं कि एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन असेट। तो आप चाहे तो अपने असेट की डेफिनेशन जो बुक के अंदर दे रखी है उसका फर्स्ट लाइन को आप कंसिडर कर सकते हैं अपने नोट्स में कॉपी करने के लिए। नहीं तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर असेट की जो डेफिनेशन दे रखी है आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि जब भी आप अपने असेट्स को अगर कंसिडर करते हैं तो तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके फीचर्स नजर आते हैं। तो इसके जो मेजर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं कि रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। आपका जो रिसोर्सेज है वो वैल्यूएबल होना चाहिए, बिजनेस के भी आपसे ओन्ड होना चाहिए और मेजरेबल इन मनी कॉस्ट, वो मनी टर्म के अंदर उसको कैलकुलेशन होना चाहिए। अब असेट्स को फर्दर क्लासिफाइड किया है नॉन करंट असेट्स और करंट में। अब नॉन करंट असेट्स कौन सी होती है जिसका टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है, जिसका कंजम्पशन आप मोर देन अ ईयर आप करते हैं, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ जिसका कंजम्पशन बिजनेस के अंदर आपके प्रॉफिट या बिजनेस को जो है ग्रोथ करने में उसका जो रोल है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई एसेट है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है तो वो नॉन करंट असेट काउंट होती है। अब इस फर्दर नॉन करंट असेट्स के दो पार्ट्स होते हैं। जो नॉन करंट असेट है इस नॉन करंट असेट के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है टेंजिबल असेट्स, दूसरा होता है इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स वो होती है विच कैन बी सीन और टच्ड, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते, विच कैन बी टच्ड, सीन और have its physical existence। फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो वो कौन सी असेट हो जाती है? टेंजिबल असेट, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल होता है। और इनटेंजिबल असेट विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड और not having any physical existence।
तो अपन यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है वो मेरे लिए कौन सी एसेट हो जाती है, इंटेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। आप अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। जबकि इनटेंजिबल असेट्स जो होती है, जिनको सीन नहीं किया जा सकता, जिनका कोई भी जो है एग्जिस्टेंस आप महसूस नहीं कर सकते, जिनको आप फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेसिस पे आप कवर नहीं कर सकते, जैसे आप लोगों की गुडविल। गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन। गुडविल का अगर मैं बात करूं, व्हाट इज मीन बाय गुडविल, तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की रेपुटेशन दिखती नहीं है, बट उस चीज का जो बेनिफिट है वो जरूर फील हो सकता है, उस बेनिफिट को देखा जा सकता है। पेटेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर आपका इन्वेंशन का अगर आपके पास में उसको जो राइट्स है आपने अपने पास सिक्योर्ड कर रखे हैं, पेटेंट्स हो गया। सिमिलर सेंस में कॉपीराइट, कॉपीराइट में आप उसको कॉपी नहीं करवा सकते। ट्रेडमार्क, आप लोगों का किसी पर्टिकुलर कोई मार्क है जो आपने उसको रजिस्टर्ड करवा रखा है। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते। मैं जैसे बात करूं एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, नहीं है। तो ये सब चीजें कौन सी कैटेगरी के अंदर ये कौन सी एसेट्स होती है, बेसिकली इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगराइजेशन के अंदर काउंट किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों का पार्ट क्लियर है, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट का। चलो, अब मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर मूव ऑन करता हूं, तो ये तो नॉन करंट असेट का पार्ट हो गया। अब इसमें करंट असेट के अंदर कौन सा है जिसको आप एक साल तक या विद इन 1 ईयर तक जिसका कंजम्पशन हो जाता है, ये अप टू 1 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तक जो एग्जिस्टेंस में रहती है असेट, वो करंट असेट की कैटेगरी के अंदर काउंट हो जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स होती है जिनको कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स वो है जो कि वंस इन ए वाइल पार्ट में आप अर्न करते हैं, ठीक है। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जिनको आप डे टू डे एक्टिविटी के परफॉर्मेंस से अर्न करते हैं। जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स का एग्जांपल दे रखा है, किसी फिक्स असेट्स को सेल कर दिया, या फिर आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या बिजनेस ओनर्स या प्रोपराइटर्स हैं, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया, या फिर आपने कोई लोन वगैरह लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अक्वायर किए हों, ये सारे कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, डे टू डे एक्टिविटी से बिलोंग करने वाले। आपने कोई गुड सेल कर दिए, उनसे पैसा रिसीव हुआ, कमीशन या कोई फीस रिसीव हुई है सर्विसेज के अगेंस्ट में, या फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट्स पे। तो ये एग्जांपल किसके हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एग्जांपल है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है अपना एक्सपेंडिचर, ये भी अपन ने देख लिया था। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जिसके अगेंस्ट में आपने कैश को ट्रांसफर किया हो, या जिसके अगेंस्ट में आपने कुछ मनी जो है ट्रांसफर किया है फॉर एक्वायरिंग समथिंग। अब एक्सपेंडिचर भी तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जो वंस इन अ वाइल बेसिस पे जो है किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग वगैरह, फिक्स एसेट वगैरह, या किसी भी तरह से कोई एसेट एक्वायर करी है आपने, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है। या फिर आपने किसी लोन वगैरह का रीपेमेंट किया है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे और जो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, उनको शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के पार्ट पे अगर बात करूं, तो सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड एक्सेट्रा, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। फिर उसके बाद में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका बेनिफिट अपन, वो रेवेन्यू इन नेचर तो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट उसका बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक अपन अक्वायर करते रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया था
एडवर्टीजमेंट का। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है अपने लिए एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, यानी किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सेल करने में जो पर्टिकुलर कॉस्ट आपका इनकर्ड होता है वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। अब जैसे बात करूं, अगर मान लो मैंने ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स को मैंने मार्केट के अंदर सेल करना है, इस बॉक्स को मैंने मार्केट में सेल करना है, तो इसकी मैंने प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक इसकी मेरे को कॉस्ट कंसीडर करनी है। जैसे मैं रॉ मटेरियल लेकर आया, लेट से 100 रुपीज का, मैंने इससे प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस किए थे और एक्सपेंसेस हुए थे मान लो वहां पे 50 रुपीज के। मुझे सेल करने के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस बियर करने पड़े थे, सेलिंग एक्सपेंसेस मान लो 50 रुपीज होता है, तो टोटल कॉस्ट जो मेरे पास में आई है वो 200। तो जो 200 मेरे पास में एक्सपेंडिचर मैंने किया है, इट इज टर्म एज एक्सपेंस। यानी पर्टिकुलर किसी असेट को अक्वायर करने में जो कॉस्ट इनकर्ड होती है या फिर किसी गुड्स को सेल करने में या सर्विसेज को रेंडर करने में जो आपकी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसको एक्सपेंसेस बोला गया है। जैसे एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड जो सेल किया उसकी कॉस्ट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इन सब का पे जो पेमेंट कर रहे हो ये भी आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और अगर कोई एसेट आप कंज्यूम कर रहे हो और कंजम्पशन के बेसिस पे उसकी प्राइस में रिडक्शन हो जाता है तो वो भी आप लोगों के लिए एक्सपेंस काउंट किया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है इनकम। इनकम यहाँ पे टोटली डिफरेंट होती है ना। इनकम को रेवेन्यू से अलग बताया गया है। मैंने आपको कल बताया था रेवेन्यू का मतलब, रिसिप्ट्स का मतलब इनकम होती है। अब इनकम और रेवेन्यू में फर्क क्या होता है? रेवेन्यू बेसिकली ऑल ओवर दी जो इनकम रिसीव हुई है उसके लिए बोला गया है। जितना भी फंड्स आपने रिसीव किया है ना, वो रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो मैंने कोई गुड सेल करने पर मुझे 500 रुपीज रिसीव हुए, मैंने कोई गुड सेल किया वर्थ ₹500, तो कस्टमर ने मुझे 500 रुपए दे दिए, ये मेरे लिए टर्म हो जाता है रेवेन्यू, ये मेरे लिए क्या हो जाता है? रेवेन्यू। बट इस रेवेन्यू में से जब मैं क्या माइनस कर दूं? अपने एक्सपेंसेस माइनस कर देता हूं। यानी इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए मुझे कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड करना पड़ा, अगर वो एक्सपेंडिचर में माइनस कर दो, जो मेरे पास बैलेंस बचेगा वो बैलेंस मेरे लिए क्या काउंट हो जाएगी? इनकम। यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू इनकम। ये मेरी यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है। अब इनकम मेरे लिए मतलब पर्टिकुलर ओवरऑल के लिए मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास में पर्टिकुलर किसी पार्ट पे मुझे कितना इनकम रिसीव हुआ है। अगर मैं प्रॉफिट और इनकम के बीच में डिफरेंशिएशन करूं मैं, कि इनकम भी मेरे लिए कमाई का पार्ट होता है और प्रॉफिट को मेरे लिए बोला गया है एज अ मुनाफा वाला पार्ट, जिसके अंदर मुझे कुछ बेनिफिट मिला हो। तो इनकम तो पर्टिकुलर पार्ट के लिए किया बोला जाता है और प्रॉफिट मुझे ओवरऑल पार्ट के लिए बोला जाता है। ओवरऑल जो भी एक्टिविटीज होती है उस पर मुझे कंसिडर किया जाता है। यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू इनकम। उसी बेसिस पे अगर मैं बात कर लूँ कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो मेरे लिए लॉस बन जाता है। अब इसी प्रॉफिट का एक सिनोनिम अपन बोल सकते हैं जिसका नाम होता है यहाँ पे गेन। गेन बेसिकली मॉनेटरी बेनिफिट अराइज होता है ड्यू टू एक्सीडेंटल या ड्यू टू अदर देन टू कोर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। जैसे मेरा बिजनेस का कोर एक्टिविटी पर्टिकुलर किसी एसेट की या पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे अगर मेरा स्टेशनरी का शॉप है तो स्टेशनरी मेरे लिए क्या है? मेरा कोर बिजनेस एक्टिविटी है। अब स्टेशनरी के प्रोडक्ट सेल करने पर जो मुझे एक्सेस इनकम होगी वो मेरे लिए प्रॉफिट या इनकम का पार्ट होता है।
बट अगर मान लो मेरा साइड बाय साइड कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस भी है और उस प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुझे कोई बेनिफिट अराइज होता है, तो वो प्रॉफिट मेरे लिए बिजनेस की लैंग्वेज के अंदर इट विल बी ट्रीटेड एज गेन। यानी मॉनेटरी बेनिफिट होना वो भी कौन से बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं, वो अदर बिजनेस एक्टिविटी अदर देन टू बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए। यानी इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, profit or advantage results showing from events or transactions which are incidental to business such as sale of fixed assets, winning court case, appreciation in the value of assets, etc. आई बात समझ में? जैसे बिल्डिंग मैंने सेल कर दिया 10 लाख रुपए की 12 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए जो मुझे बेनिफिट हुआ है वो मेरे लिए गेन होगा। इट विल बी नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया लॉस का मतलब क्या होता है। लॉस का मतलब दो अलग अलग पार्ट के अंदर हो जाता है। लॉस का यहाँ पे अगर मैं टोटल रेवेन्यू मेरा अगर कम है, टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा है, तब मेरे लिए इसको लॉस बोला जाता है। अब अगर लॉस मैंने ये तो मनी वर्थ के अंदर हो गया, एक्सपेंसेस और इनकम के बेसिस पे हो गया। अब अगर मैं लॉस की डेफिनेशन में अगर बताऊं तो इसमें एक तरह का लॉस या एक डिफरेंट टाइप का लॉस भी इसमें इंक्लूड होता है। जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर असेट को सेल परचेज करने के टाइम पे, वो तो मुझे जब अगर उसका एक्सेस अमाउंट होता है यानी उसकी कॉस्ट एक्सेस होती है, इनकम उसकी शॉर्टेज होती है, तब मेरे लिए लॉस बन जाता है। बट अगर कई बार किसी असेट पे नुकसान हो जाना ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी या ड्यू टू ऐसी सिचुएशन जिसका बिजनेस की एक्टिविटी से कोई लेना नहीं देना नहीं था, जस्ट सपोज जैसे एग्जांपल कोई अर्थक्वेक आ गया जिससे मेरी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो वो भी लॉस की कैटेगरी के अंदर काउंट होगा। अब अर्थक्वेक आना ये आपके और मेरे हाथ में है नहीं कि अपन ने मर्जी हो जब अर्थक्वेक लेकर आ गए, मर्जी हो जब अर्थक्वेक लेकर नहीं आए, तो ये नेचुरल कैलामिटी में है। तो इसी टाइप से अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो जाता है या कोई भी तरह से कोई फायर अगर आपके बिजनेस के अंदर लग जाती है और उससे कुछ आपको डैमेजेस होते हैं, तो उन डैमेजेस को भी यहाँ पे लॉस की कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया है। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है टर्म परचेजेस। परचेजेस का जो टर्म है ये बेसिकली गुड्स के बेसिस पे हुआ है। अब यहाँ गुड्स किसके लिए बोला गया है? गुड्स उनके लिए बोला गया है जिनको आप रीसेल करते हो। यानी परचेज के लिए अपन टर्म जो यूज लेते हैं परचेजेस, ये किसके लिए यूज लेते हैं? ओनली फॉर गुड्स विच आर purchased for resale purpose। तो इस रीसेल पर्पस के बेसिस पे भी आप जो भी गुड्स परचेज करते हैं उनके लिए टर्म परचेजेस काउंट किया जाता है। अब ऐसा ही आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के अंदर अगर बोला जाता है जो गुड्स आपने रीसेल के लिए खरीदा था और वो गुड्स आपको अगर सही नहीं लगे हो या वो अनवांटेड गुड्स आ गया, उनको वापस अपने सप्लायर्स को आप लौटाते हैं, तो उसको बोला जाता है परचेजेस रिटर्न, या इसको बोल सकते हो आप टर्म परचेज रिटर्न। आधी बात समझ तक? इस परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब बाहर की ओर जाता हुआ, रिटर्न मतलब लौटाना। तो अगर किसी चीज को बाहर की तरफ वापस लौटा रहे हो तो वो हो गया आपके लिए रिटर्न इनवर्ड्स। क्लियर यहाँ तक बात? अब आपके पास में जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज दी सेल एंड सेल्स रिटर्न। अब सेल्स अपने लिए क्या होता है कि जो भी गुड्स आप ट्रांसफर कर रहे हो विद दियर कंप्लीट ओनरशिप टू दी सम आउटसाइडर। अगर आप अपने किसी आउटसाइडर को परमानेंटली अगर आप उसकी ओनरशिप या टाइटल उसका ट्रांसफर करते हैं, उसको सेल माना जाता है। ठीक है ना?
आपने अगर मान लो कोई स्टेशनरी की दुकान में आपके पास में 10 अलग अलग टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 10 पेन आपके पास में थे, तो उसमें से अगर वो एक भी पेन अगर आप सेल कर देते हैं तो उसकी ओनरशिप वहां पे कंप्लीट हो गई, और उसकी ओनरशिप को आप क्या करते हैं, जब ट्रांसफर कर देते हैं तो वो ही आपके लिए जो है सेल काउंट हो जाती है। ठीक है। अब सेल जैसे ही होती है वैसे ही सेल्स रिटर्न भी काउंट किया जाता है। आपने किसी को गुड्स सेल किया, उसको अगर गुड्स अच्छे नहीं लगे तो वो आपको वापस लौटा देता है, तो उसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवॉइस। तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यहाँ तक ये बात क्लियर आप सबको? चलो, तो आज अपन एक बार यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन जो अपने पास में अब जो टॉपिक्स आएंगे वो थोड़े से टेक्निकल लेवल पे हैं, और इन टेक्निकल लेवल वाले टॉपिक्स को अपन कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ तक एक बार इसको गो थ्रू करें, और हो सके तो इनके जो नोट्स हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश करें। फिर भी आपको अगर कोई इशू आता है तो प्लीज लेट अस नो, ताकि आपकी क्वेरीज को हम सॉल्व कर सकें। Okay, guys. Till then, take care and thank you so much.